Coming to chemical properties of aryl halides, right? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स में बच्चा सबसे पहले हमको डिस्कस कर लेनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको याद रखना होगा कि अराइल हैलाइड्स के लिए दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बच्चा कि जो अराइल हैलाइड्स होता है उनको अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करना है तो दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स, राइट? अल्काइल हैलाइड्स में हम इजीली कर सकते हैं कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अराइल हैलाइड्स में कंडक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? अब इसका रीजन जान लेते हैं कि वाई एनएसआर मीनिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफिकल्ट फॉर अराइल हैलाइड्स, राइट? तो इसके 4 मेन रीजंस हैं, ठीक? तो एक एक करके मैं आपके लिए रीजन यहां लिखूंगा, राइट? लुक एट दिस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। यहां जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट? लेकिन अगर अराइल हैलाइड्स में उस कार्बन को चेक करोगे जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और आपको पता होना चाहिए बच्चा कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, राइट? अब क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ न्यूक्लियोफाइल विच इज आल्सो अ नेगेटिव स्पीशी वो जाए इस पे और आसानी से अटैक करे, ऑलराइट? अब भैया क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जाके आसानी से इस पर अटैक नहीं कर सकता ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसपे खुद ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहला रीजन यही लिख सकते हैं हम कि द कार्बन ऑफ अराइल हैलाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? पहला रीजन ये है कि YNSR with aryl halides are difficult, तो पहला रीजन लिख दिया मैंने, because the carbon of aryl halide is more electronegative, right? दूसरा रीजन है बच्चा the bond between C and X has double bond character, right? double bond character। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसकी वजह से आता है, राइट? अगर लेट अस से मेरे पास एक अराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, राइट? तो ये क्लोरीन क्या करता है बच्चा, ये रेजोनेंस शो करता है, राइट? ये माइनस चार्ज मूव करेगा यहाँ पे तो तुरंत ये वाला डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा इस कार्बन पे, राइट? तो आप अगर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे इसके 5 के 5 तो आपको देखने को मिलेगा बच्चा, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे Cl आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, दीज टू बॉन्ड्स रिमेन एज इट इज, और ऐसा चलता रहेगा। ये माइनस यहाँ मूव करेगा तो ये मूव करके यहाँ आ जाएगा, राइट? ऐसी मूवमेंट चलता रहेगा, राइट? क्योंकि कार्बन के और इस हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया है एंड दिस डबल बॉन्ड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी तो एक्सपेक्ट करोगे जब ये हेलोजन बाहर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पे आएगा। जब ये हेलोजन बाहर चला जाएगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल इसकी इस पोजीशन पे आएगा। लेकिन दिस कार्बन एंड हेलोजन डबल बॉन्ड इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चा द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर व्हिच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, व्हिच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, difficult to break, and hence no nucleophilic substitution reaction take place। और इसका रीजन भी लिख सकते हो, ऐसा क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस, ये है इसका रीजन कि भैया रेजोनेंस की वजह से, राइट? तीसरे रीजन की बात करूं, तीसरा रीजन यहां लिख देता हूं। थर्ड रीजन की बात करूं बच्चा तो थर्ड रीजन में आप लिख सकते हो ड्यू टू लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन between aryl halide molecule and
न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब क्योंकि अराइल हलाइड बहुत ढेर सारा नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा हुआ है, क्यों लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड ऑल्सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको बहुत ढेर सारी रिपल्शंस देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, राइट। फोर्थ रीजन की बात करें बच्चा, तो फोर्थ रीजन में क्या होगा, लेट अस से आपने क्या करा, आपने समहाउ यहां से इस बेंजीन रिंग पे से इस हेलोजन को हटा भी दिया, राइट। और हेलोजन को हटाने के बाद आपने एक फिनाइल कार्बोकेटायन फॉर्म भी कर दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा ना अगर ये हेलोजन हटेगा तो, राइट। और ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन बना है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, राइट। द मोमेंट इट फॉर्म्स, जैसे ही ये बनेगा ये एकदम से कोलैप्स हो जाता है, राइट। तो फोर्थ रीजन में हम लिख सकते हैं ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और स्पेशली कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे, फिनाइल कार्बोकेटायन। ये भी रीजन है कि बच्चा हम अराइल हैलाइड्स के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देखते हैं, राइट। अब जैसा कि मैंने कहा कि अराइल हैलाइड्स के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन नामुमकिन तो नहीं होती हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करा सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं कोई अराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लूं, राइट, सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लूं, लेट अस से मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया और मैंने इसको रिएक्ट कराया अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, जैसे कि मैंने यूज करा यहाँ पे एक्वस NaOH, राइट, एट अ टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड एट अ प्रेशर ऑफ 300 atm, right, and also I have used acid, right। तो क्या होगा, the nucleophile that is OH which is generated from this NaOH, वो क्या करेगा बच्चा, यहाँ इजीली इस कार्बन को हटा देगा और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल, राइट। तो अंडर सर्टेन ड्रास्टिक कंडीशन, these are the harsh conditions, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी करा सकते हैं, राइट। लेकिन हमेशा ये इतना ढेर सारा, इतना ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना और इतना ज्यादा प्रेशर मेंटेन करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, हमको पता है कि जो अराइल हैलाइड्स में जो ऑर्थो पोजीशंस होती हैं एंड पैरा पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, राइट। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज मूव करता है वो ऑर्थो यानी कि 1 and 2 एंड 1 and 4 पोजीशन पे मूव करता है, राइट। अगर किसी तरीके से आप इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या इस माइनस चार्ज को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दो तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। लेट अस से मैंने ऑर्थो पोजीशन पे एक NO2 यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये जो नेगेटिविटी थी अभी इस बेंजीन रिंग पे, ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है और इसको आसानी से न्यूक्लियोफाइल तोड़ सकता है, राइट। तो एट लोअर टेम्परेचर आप इन रिएक्शंस को करा सकते हो, राइट। जैसे आपने यहाँ पे यूज करा था 623 केल्विन, तो यहाँ पे सिंपली 443 केल्विन पे एंड अ वेरी लो प्रेशर पे आप इस रिएक्शन को करा सकते हो बाय यूजिंग एसिड, राइट। अब देखो बनेगा क्या प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, Cl की जगह हट के आ जाएगा OH, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल जनरेटेड फ्रॉम दिस NaOH, एंड यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे हमको एक NO2 मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करा है, लेट अस से आप 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करते हैं, राइट, that is on to ortho and para position, तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लोअर टेम्परेचर पे करा सकते थे, दैट इज 368 केल्विन टेम्परेचर पे फॉलोड बाय दिस एसिडिफिकेशन आप इस रिएक्शन को कंडक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपका प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Cl हटके क्या आ जाएगा OH,
दैट इज द न्यूक्लियोफाइल जनरेटेड अगेन फ्रॉम दिस NaOH, एंड हमको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे वही सेम ग्रुप जुड़े हुए मिल जाएंगे, राइट। अभी सिर्फ मैंने दो ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करे हैं, तो देखा उसने आप कैसे इसने इसकी एक्टिविटी का जो नेगेटिविटी थी उसको कैसे घटा दिया और हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया, राइट। सिमिलरली अगर आप इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप यूज करते हो लेट अस से Cl, और सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को आप ऑक्यूपाइड कर देते हो विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको। लेट अस से मैंने अब यहाँ पे 3 ग्रुप्स लगा दिए, तो आप और मच लोअर टेम्परेचर पे, अब इवन आपको टेम्परेचर देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो एक्वस NaOH लो, राइट, और सिंपली इसको वार्म कर दो फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2। तो दिस इज हाउ यू कैन डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एडिंग सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑनटू इट, राइट। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, राइट। इससे हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड दे आर आस्किंग कि इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, राइट। तो लुक एट दिस कंपाउंड, यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। देन इसके बाद आएगा देखो थर्ड वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देन इसके बाद जो रिएक्टिविटी होगी वो थर्ड वाले की होगी। देन लुक एट दीज 2, हालांकि ये मेटा पोजीशन पे हमारा NO2 जुड़ा हुआ है और NO2 पोजीशन मेटा पोजीशन इतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं होती है इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो लेकिन यहाँ कुछ तो जुड़ा हुआ है NO2 एज कंपेयर टू दिस, तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा हमारा फर्स्ट वाला, राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, राइट। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है बच्चा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव व्हाइट PPT यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3, राइट। जनरली होता क्या है बच्चा, AgNO3 अगर रिएक्ट करेगा किसी Cl नेगेटिव आयन के साथ तो हमको देता है AgCl, राइट, AgCl, और ये AgCl हमको पता है एक व्हाइट कलर का PPT होता है, राइट। अब आउट ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स सबसे पहले हमको देखना है कि कौन आसानी से Cl नेगेटिव आयन दे सकता है। लुक एट दिस कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। नाउ लुक एट दिस सेकंड कंपाउंड, ये हमारा विनाइल क्लोराइड का एग्जांपल है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, राइट, वो अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अभी हमने पढ़ा था कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, तो यहाँ से क्लोराइड आयन इजीली नहीं निकलेगा इन दोनों से। लेकिन लुक एट दिस थर्ड कंपाउंड, दिस इज अलाइल हैलाइड, राइट, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, राइट। तो एज कंपेयर टू ऑल दीज 2 ये आसानी से क्लोराइड आयन को दे सकता है, जिसकी वजह से ये व्हाइट प्रेसिपिटेट रिलीज करेगा, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट, कौन नहीं देगा, तो फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड वन, ये दोनों हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, तो करेक्ट आंसर इज बी, राइट। Coming to second chemical properties of aryl halides, that is electrophilic substitution reaction, right? Electrophilic substitution reaction में बच्चा आपको याद रखना है कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो क्लोरीन प्रेजेंट होगा, ये 2 पोजीशंस को एक्टिव करेगा, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा, इसको भी हम ऑर्थो बोलते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको पढ़ना है बच्चा क्लोरीनेशन, जिसको हम हेलोजनेशन भी बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन, राइट। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लिखा है Cl, और इसका कराएंगे हम क्लोरीनेशन, राइट, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ Fe या फिर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, राइट। एंड ये रिएक्शन होगी बच्चा डार्क कंडीशंस में, राइट। अब यहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दैट विल बी Cl+, राइट, और वो कहाँ जाके अटैक कर सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा, क्लोरीन एज इट इज, या तो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन मिल जाएगा या फिर हमको मिल जाएगा एट पैरा पोजीशन, राइट। तो दिस इज द प्रोडक्ट वी गेट आफ्टर क्लोरीनेशन, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं बच्चा,
हम इसका नाइट्रेशन भी करा सकते हैं। तो सेकेंड हेडिंग इज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लेना पड़ेगा और आपको एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, राइट। यहाँ ये जो मिक्सचर है जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे दैट विल बी NO2 पॉजिटिव, राइट। अगेन ये किस पे अटैक करेगा, अगेन ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, राइट। दिस इज 2-chloro-nitrobenzene एंड हमको अगेन एक और प्रोडक्ट मिल सकता है एट पैरा पोजीशन, दिस इज 4-chloro-nitrobenzene। सिमिलरली आप इसका सल्फोनेशन भी करा सकते हो। थर्ड हेडिंग इज सल्फोनेशन, थर्ड इज सल्फोनेशन, दिस इज थर्ड, ठीक। सल्फोनेशन में आप क्या करोगे, अगेन क्लोरोबेंजीन लोगे और क्लोरोबेंजीन को इस बार रिएक्ट कराओगे बच्चा विद फ्यूम्स ऑफ H2SO4, यानी कि आप फ्यूमिंग कराओगे H2SO4 की, राइट। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो SO3 जनरेट होगा, राइट। तो अगेन ये अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चा SO3H, राइट। यहां से इस कार्बन से H निकल के वो यहां ऐड हो जाएगा, प्लस या तो आपको मिलेगा एक पैरा प्रोडक्ट दैट इज अगेन SO3H, राइट। अगर मैं इस Cl को हटा दूं तो इतने ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चा, 1 2 3 4 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, राइट। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, राइट। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम क्या करेंगे, अगेन हम क्लोरोबेंजीन लेंगे और इस बार इसको ट्रीट कराएंगे विद मिथाइल क्लोराइड, राइट। मिथाइल क्लोराइड, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट। अब यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दैट इज CH3+। ये अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर मेटा पोजीशन पे, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थो एंड मेटा प्रोडक्ट, या तो ये CH3 यहाँ आकर जुड़ जाएगा या यहाँ आकर जुड़ जाएगा, राइट। अगर इस Cl को मैं हाइड कर दूं, इस Cl को मैं छुपा दूं, तो इतने पार्ट को हम बोलते हैं टोल्वीन। तो इसका नाम हो गया है 2-क्लोरो टोल्वीन, राइट। इसका हो गया 4-क्लोरो-टोल्वीन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, राइट। इसमें हम क्या ऐड करेंगे बच्चा, असाइल ग्रुप ऐड करेंगे। लेट अस से अगेन मैंने लिया बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। अब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा विद एसिड क्लोराइड के साथ, दैट इज RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां से क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड। तो अगेन ये कहां जाके अटैक कर सकता है, एट ऑर्थो। तो देखो ये कैसे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और R। लेट अस से मैं इस R की जगह ले लेता हूं बच्चा CH3। दिस R कैन बी अराइल आल्सो, दिस R कैन बी अ मिथाइल आल्सो। तो यहाँ पे जुड़ गया मेरा CH3, राइट। या फिर प्रोडक्ट क्या बन सकता है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। अगर इस बेंजीन को छुपा दूं तो इतने पार्ट को हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन, राइट। तो इसका नाम हो गया 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन, राइट। और सिमिलरली इसका नाम हो गया 1 2 3 4 4-क्लोरो एसिटोफिनॉन, राइट। तो बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट तरीके की तरफ या नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। कमिंग टू लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ अराइल हैलाइड्स। इसमें बच्चा हमको दो नेम रिएक्शंस पढ़नी है, दैट इज फिटिग रिएक्शन एंड सेकेंड वन वी विल स्टडी वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब देखो फिटिग रिएक्शन इज जस्ट एज सिमिलर टू दैट वुड्स रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ रखी है। तो वुड्स रिएक्शन के जस्ट सिमिलर है, लेकिन जस्ट डिफरेंस इतना है, वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स यूज करते थे एंड उसको रिएक्ट कराते थे विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। लेकिन वुड्स फिटिग में हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे ऑफ अराइल हैलाइड्स और उसको रिएक्ट करा देंगे बच्चा दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ। तो देखो क्या होगा, दीज विल गो आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगी ये रिएक्शन, राइट। और आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, सिंपली क्या करो, इन दोनों बेंजीन रिंग को
कनेक्ट कर दो आपस में, राइट? तो आपको प्रोडक्ट मिल गया ये, दिस इज व्हाट डू वी कॉल्ड एज बाइफिनाइल, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, राइट? और बाय बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा आपका 2NaX, राइट? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चा वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? यू हैव टू टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड and you have to take one molecule of alkyl halide. Let me write this way. ठीक, इसको रिएक्ट कराओगे विद 2 molecules of sodium in presence of dry ether, राइट? तो अगेन क्या होगा, यहाँ से ये 2 X molecules निकल जाएंगे एंड इस बेंजीन रिंग को कनेक्ट कर दो इस R पार्ट से, राइट? तो ये बन गया आपका अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, right? Coming to the very last topic of our chapter, that is of haloalkanes and haloarenes, that is polyhalogen compounds, right? अब ये polyhalogen compounds होते क्या हैं बच्चा? तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें बहुत ढेर सारे हेलोजन्स हमें देखने को मिल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं बच्चा, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स containing many halogens, many halogens are called polyhalogens, right? अब these halogens can be more than 2 or more than 2, right? याद रखना बच्चा, ये जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं इनका बहुत ही ज्यादा यूज है इन इंडस्ट्रीज एंड इन एग्रीकल्चर, राइट? कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स मैंने आपके लिए यहाँ एक ही बार में लिख दिए, तो जल्दी से इनको फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइलिन क्लोराइड, राइट? अगर इसके फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा CH2Cl2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइक्लोरोमीथेन, राइट? अब जल्दी से इसके यूजेस देख लेते हैं। तो हम इस डाइक्लोरोमीथेन को यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर, एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन। सेकंड कह रहा है बच्चा कि इट हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट कर देता है ह्यूमन बीइंग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिससे डिजीनेस आने लगती है, राइट? और हेडेक वगैरह जैसी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं, राइट? थर्ड पॉइंट कह रहा है बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट विद आईज, अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए आंखों के, तो वो बर्न कर सकता है हमारे कॉर्निया को, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट डाइक्लोरोमीथेन। सेकंड इज ट्राइक्लोरोमीथेन विच इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। अगर बच्चा इसके फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला हो सकता है CHCl3, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन, राइट? ये किस में यूज होता है? ये यूज होता है एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस, राइट? मेजरली ये यूज होता है बच्चा इन द प्रोडक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट विच इज R22, राइट? Coming to third one, that is triiodoform, which is also known as iodoform. अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो सकता है बच्चा CHI3, दिस इज आयोडोफॉर्म, राइट? अब आयोडोफॉर्म जो है बच्चा अर्लियर ये यूज होता था एज एन एंटीसेप्टिक, राइट? ऑल्सो ये हम इसको यूज कर सकते हैं इन डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स, राइट? कमिंग टू फोर्थ वन विच इज टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको हम और दूसरे नाम से जान सकते हैं, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा CCl4, राइट? अब देखो ये किस में यूज होता है? यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैन्स। और भी इसकी यूज की बात करें तो यूज इन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन अगर इसका एक्सपोजर हो जाए, अगर मतलब हम इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए या इसको बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर लें, तो इट कैन कॉजेज मेनी डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, राइट? कमिंग टू फिफ्थ वन, दैट इज फ्रियॉन्स। याद रखना बच्चा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ऑफ मीथेन एंड इथेन, उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एज फ्रियॉन्स। तो मैंने लिख दिया है the chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane are collectively known as freons, right? They are extremely unreactive, बहुत कम ही reactive होते हैं, means they are unreactive, they are non-toxic, they are non-corrosive
एंड इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, इजीली हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं इनटू गैसेस, राइट। और ये याद रखना बच्चा, फ्रियॉन 12 जिसका फॉर्मूला है CCl2F2, और अगर आपसे कोई फ्रियॉन्स का फॉर्मूला भी पूछे तो लिख देना CCl2F2 इज द फॉर्मूला फॉर फ्रियॉन्स, राइट। तो फ्रियॉन 12 यानी कि CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियॉन्स इन इंडस्ट्रियल यूज। दे आर यूज फॉर रेफ्रिजरेशन पर्पसेस, राइट। एसीज वगैरह में, है ना, फ्रिजेस वगैरह में रेफ्रिजरेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है, राइट। कमिंग टू फिफ्थ वन, दैट इज पैरा, कॉमा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT, राइट। अब ये DDT होता है क्या बच्चा? ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि यूज होता है एज इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड्स आपको पता होगा, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो इंसेक्ट्स को किल, मारने के काम में आते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। तो कह रहे हैं इट वाज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड टू इंसेक्ट एंड डिजीजेस बट वाज बैन ड्यू टू हार्मफुल इफेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। लेकिन लेटर हमने इनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। यहाँ पे एक वर्ड मैंने मिस कर दिया, वो आप लिख लेना, दैट वाज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड टू कंट्रोल, CNTROL, that was used to control insect and diseases। लेकिन इसको लेटर हमने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। अगर मैं बात करूं बच्चा इस DDT के स्ट्रक्चर की, तो देखो DDT का स्ट्रक्चर आप कुछ यहाँ ऐसे बना सकते हो, मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए DDT का स्ट्रक्चर। तो देखो, पहले बेंजीन लोगे, राइट, इसके ऊपर लगाओगे क्लोरीन, फिर इससे जोड़ोगे आप दूसरा बेंजीन रिंग, इससे जोड़ोगे बच्चा Cl ग्रुप अगेन, इससे जोड़ोगे Cl, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा देना, राइट। इस कार्बन की चेन को आगे बढ़ाना, देन यहाँ पे 3 Cl जोड़ देना, राइट, यहाँ पे 3 Cl जोड़ देना, इसको आगे बढ़ाना और यहाँ जोड़ देना H, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर DDT। अगर मैं DDT के फॉर्मूला की बात करूँ बच्चा, तो DDT का फॉर्मूला लिख सकते हो एज C14H9 एंड Cl5, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर DDT, राइट। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपने चैप्टर के लास्ट में, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स।